गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं निखर कुमार। अभी तक हम लोग जैक के डीएलएड के सिलेबस का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसके सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड यूनिट में हम लोगों को बाल व्यवहार के अध्ययन के बारे में पढ़ना है। तो बाल व्यवहार के अध्ययन के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है वो 3 सब टॉपिक्स में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है व्यवहार के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ बिहेवियर। दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के निर्धारक तत्व। और तीसरा है मेथड्स टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, बालकों के व्यवहार के अध्ययन की विधियां। और इसमें 3 विधियों का नाम आपके सिलेबस में मेंशन है। पहला है अवलोकन विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि और तीसरा है जीवन इतिहास विधि। तो इसके पहले सब पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं, इसका नाम है व्यवहार के सिद्धांत। देखिए, अभी तक एक समस्या हम लोगों के सामने ये आती रही है कि किसी भी बुक में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ नहीं है कि व्यवहार के यही सब सिद्धांत हैं और हमें इसको पढ़ना है, जिसकी वजह से कई बार देखने में आया है कि हमारे शिक्षक साथी भी अलग अलग टॉपिक को पढ़ाते हैं। कई बार व्यवहारवाद को वहाँ पर पढ़ा दिया जाता है, या फिर कई बार यूँ कहें कि मानव व्यवहार में जो और भी चीज़ें शामिल हैं उसकी तरफ हमारा भटकाव हो जाता है। लेकिन मौलिक पुस्तक हमारे पास जब उपस्थित हो तो ये समस्या समाप्त हो जाती है। ऐसे ही एक बेसिक बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ममता चतुर्वेदी के साथ पीडी पाठक ने जो बाल मनोविज्ञान लिखा है, उस पुस्तक के सेकंड यूनिट में आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, रेफरेंस बुक और हम लोगों के सिलेबस में एक अंतर होता है कि हम लोग अपने सिलेबस में जिस टॉपिक के नाम से जानते हैं किसी भी पॉइंट को, वो मौलिक पुस्तक में किसी और नाम से पाई जाती है। तो आपको इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहना पड़ता है और खुद वहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पीडी पाठक के सेकंड यूनिट में आपको ये मिल जाएगा। पीडी पाठक ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। बाल मनोविज्ञान जो उन्होंने ममता चतुर्वेदी के साथ लिखी है, मैं उस पुस्तक को रिकमेंड कर रहा हूँ सेकंड यूनिट के लिए। तो वहाँ पर जब आप उस पूरे यूनिट को पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि व्यवहार के सिद्धांत में बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया गया है। देखिए, मानव का व्यवहार अचानक से निर्मित नहीं होता। कई सारे चीज़ों का, कई सारे परिस्थितियों का वो एक मिलावट है, वो उसका एक मिश्रण है। तो प्रकृति के साथ साथ पोषण के साथ साथ प्रवृत्तियां, और प्रवृत्तियों के साथ आपके संवेग और क्रीड़ाएं, ये सब मिल करके मानव के व्यवहार को निर्मित करती हैं, ऐसा पीडी पाठक ने कहा है। तो प्रकृति में 2 तरह की चीजें शामिल होती हैं जो मानव के व्यवहार को निर्धारित करती हैं और जिसको सिद्धांत के रूप में हमें पढ़ना है। पहला है वंशानुक्रम, यानी जेनेटिक्स। आपके वंश क्रम में जो चीजें चलती चली आ रही हैं वो सब कुछ आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसके साथ साथ आपका पर्यावरण, आपका वातावरण, ये भी आपके व्यवहार का बहुत बड़ा निर्धारक तत्व होता है। देखिए, बहुत सारे शोध किए गए और उन शोधों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये जानने का प्रयास किया गया कि मानव के व्यवहार पर किसका प्रभाव ज़्यादा होता है, किन किन चीज़ों का प्रभाव होता है। तो वहाँ क्लियरली देखा गया कि मनुष्य के व्यवहार निर्धारण में वातावरण के साथ साथ उसके आनुवंशिक गुण भी समान रूप से जिम्मेदार होते हैं, या यूं कहें दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी से मिलकर आपका व्यवहार बनता है। इसके साथ साथ कुछ मौलिक प्रवृत्तियां हम प्रकृति से लेकर के आते हैं। जैसे आपका रोना, वो एक मूल प्रवृत्ति है। आपका प्रसन्न होना, वो भी मूल प्रवृत्ति है। या किसी चीज को पकड़ना, सुनना, सांस लेना, ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं।
मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ सामान्य प्रवृत्तियां भी हैं। इन दोनों ही प्रकार के प्रवृत्तियों से आपके व्यवहार का निर्धारण होता है या किसी बालक के व्यवहार का निर्धारण होता है। इसके साथ साथ पोषण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितनी भी प्रवृत्तियों के साथ आप उत्पन्न हुए हों या जो भी प्राकृतिक और वातावरणीय गुणों के साथ आप धरती पे आए हों, लेकिन सही पोषण के अभाव में ये सारे गुण व्यर्थ भी हो सकते हैं। तो पोषण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे व्यवहार निर्धारण पर। इसके साथ साथ संवेगों का और आपके अस्थायी भावों का यानी इमोशंस का। देखिए, इमोशंस को संवेग कहा जाता है और संवेग का मतलब सिर्फ सेंटिमेंटल या इमोशनल फीलिंग्स ही नहीं होता। संवेग वो अवस्था है जो हमें सामान्य अवस्था में नहीं रहने देती है। जैसे अगर आपको भूख लगा हो तो ये भूख लगना भी आपको सामान्य अवस्था में नहीं रहने देता है, यानी ये आपके लिए एक संवेग है। अगर किसी बालक को आप देखेंगे कि किसी भी चीज की इच्छा होती है और उसका व्यवहार अचानक से बदल जाता है, तो वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, किसी सामान को खरीदने की इच्छा, कहीं पर खेलने की इच्छा, ये एक संवेग है। यानी वैसी मनोवैज्ञानिक दशा जिसके प्रभाव से आपकी दशा सामान्य नहीं रह जाती है, वह संवेग कहलाता है। तो संवेग भी आपके व्यवहार को निर्धारित करता है। तो इतने सारे थ्योरीज को हम लोगों को व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये निकाला है कंक्लूजन कि अब तक इस यूनिट से एक भी प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि इस यूनिट को हम लोग जब क्लास में फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहे होंगे उस समय के लिए रहने देते हैं। इसको हम लोग वहां पर कंप्लीट करेंगे। अब दूसरा सब पॉइंट है आपके सेकेंड यूनिट का, व्यवहार के निर्धारक तत्व। अभी जो हम लोगों ने देखा वो व्यवहार के सिद्धांत के पक्ष तो थे ही, और निर्विवाद रूप से ये व्यवहार को निर्धारित भी करते हैं, व्यवहार के डिटर्मिनेंट्स हैं। देखिए, आपके व्यवहार का निर्धारण प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए हुए गुणों से होता है। आप जिन मानवीय गुणों के साथ यानी जो पर्यावरण और अपने आनुवंशिक गुणों के साथ उत्पन्न हुए हैं वो भी आपके व्यवहार का निर्धारण करते हैं। इसके साथ साथ पोषण आपके व्यवहार का निर्धारण करता है। आपके द्वारा जो तमाम तरह की खेल और क्रीड़ाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, इसके द्वारा भी आपके व्यवहार का निर्धारण होता है। और अंत में संवेग का भी आपके व्यवहार निर्धारण में काफी बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर इसको बहुत सारे रिसर्चर्स ने अलग अलग अपने शोध पत्रों के माध्यम से जो ढूंढने का प्रयास किया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, तो मैक्सिमम विद्वान 4 निर्धारकों पर अपनी सहमति जताते हैं। मेरा भी सुझाव आपके लिए है कि आप व्यवहार के निर्धारकों को 4 वर्गों में क्लासिफाई करके या कैटेगराइज करके अपने आंसर को कंपाइल कर सकते हैं। इसमें पहला है प्री वायरिंग। प्री वायरिंग को आप नेचर के साथ जोड़ सकते हैं। प्री वायरिंग या नेचर आपके व्यवहार का पहला डिटर्मिनेंट है। तो प्री वायरिंग में क्या क्या चीजों को आप शामिल करेंगे, तो प्रकृति में वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों चीजों को हम शामिल करते हैं और साथ साथ मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति को भी रखा जाता है। इन चारों को आप प्री वायरिंग या नेचर वाले पॉइंट में रखेंगे। दूसरा डिटर्मिनेंट है फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी जब आपका पालन पोषण हो रहा है उस समय आप निर्माण की अवस्था में हैं, आपका व्यवहार उस समय निर्मित हो रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसको आप कॉमनली समझने के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स के साथ साथ दूसरा नाम दे सकते हैं नर्चर, यानी पोषण। यानी पोषण की अवस्था इसके अंदर शामिल की जाती है। यानी पोषण से भी आपका व्यवहार निर्धारित होता है। जिस प्रकार की परिस्थितियों में आपका पालन पोषण हुआ हो और शरीर के लिए और एक संतुलित विकास के लिए जिस संतुलित आहार की आवश्यकता है, जिस कह सकते हैं संतुलित
वातावरण की आवश्यकता है आपके व्यवहार निर्माण में, उन सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, कंटेम्परेरी सोसाइटी, यानी समाज के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है। इसको कई जगह पर साइकोसोशियोलॉजी भी कहा जाता है, मनोसमाजशास्त्र। देखिए, आपके जितने भी संवेग होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा कम या ज्यादा होते रहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया कई बार आपके किसी संवेग को संतुष्ट करती है, शांत करने का प्रयास करती है, तो कई बार वो आपके इस संवेग को उभारने का काम भी करती है। तो समाज के साथ जो कुछ भी आपका इंटरेक्शन हो रहा हो वो कंटेम्परेरी सोसाइटी के अंतर्गत शामिल होता है, और ये भी व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। और लास्ट में आप क्रिएटिविटी को शामिल करते हैं। क्रिएटिविटी के साथ आप स्पोर्ट्स या गेम को भी शामिल कर सकते हैं। यानी स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी आपके व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। देखिए, मनुष्य इसी मायने में यंत्र से अलग है या अन्य पशुओं से अलग है। ये कुछ क्रिएट कर सकता है, सृजन कर सकता है, कुछ नया खोज सकता है, कुछ नया आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। इस योग्यता के कारण मनुष्य के व्यवहार में एक नए तरह की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, देखने को मिलती है। तो ये चारों पॉइंट व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। तो आपके इस सेकेंड सब यूनिट से भी आज तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया। और देखिए, बिहार के सिलेबस को भी मैं देख रहा था, वहां पर इस पेपर को नाम ही दे दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा। इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ते हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स के साथ पोषण को भी अलग से पढ़ना होता है। इसके वजह से थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन आपको इन चीजों के प्रति अवेयर रहना है कि अलग अलग क्षेत्र में जो डीएलएड के सिलेबस चलाए जा रहे हैं उनके सिलेबस के साथ आपकी साम्यता क्या है। ये एक व्यवहारिक प्रयोग रहेगा आपके लिए। इससे कई तरह की चीजें समझने में आपको मदद मिलेंगी। अब शॉर्ट में हम लोग एक बार इस चीज को डिस्कस करते हैं कि बाल व्यवहार के अध्ययन के इन दोनों सब यूनिट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन दोनों सब यूनिट्स का इम्पोर्टेंस ये है कि आगे के चैप्टर्स में, आगे के यूनिट्स में आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को निर्धारित करता है। तो व्यवहार के निर्धारक होने के कारण आपको आगे के यूनिट्स को काफी गहराई के साथ समझना है, पढ़ना है। लेकिन इस पूरे सेकेंड यूनिट का निचोड़ है इसका थर्ड सब यूनिट। इसके थर्ड सब यूनिट में बताया गया है कि बालकों के व्यवहार की कौन कौन सी अध्ययन विधियां हैं, कितने मेथड्स हैं। यानी कुल मिला के इस यूनिट को आपके सिलेबस में शामिल करने का उद्देश्य है आपको ये बताना कि चाइल्ड साइकोलॉजी का जब ज्ञान आपको प्राप्त होगा उस दौरान आपको अवेयर रहना है कि कितने तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी किया जाता है, कैसे उसमें अध्ययन की जाती है, किस तरीके से उसमें डेटा को कलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से नए सिद्धांत और नए ज्ञान की खोज की जा सकती है। या आप ऐसे कहें जैसे गणित को आप पढ़ते हैं तो लगातार अभ्यास करना और विभिन्न सिद्धांत जो हैं उससे संबंधित उदाहरणों पर लगातार प्रैक्टिस की जाती है। वैसे ही जब आप विज्ञान के किसी विषय को पढ़ते हैं तो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से आप उसके मौलिक सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं कि यह नियम कैसे काम करता है। वैसे ही चाइल्ड साइकोलॉजी में आप इसके थर्ड सब यूनिट में ये जानने का प्रयास करते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी कैसे की जाती है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसमें अध्ययन करने के कौन से आसान तरीके होते हैं, किस तरीके से हम चाइल्ड साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इसके द्वारा किसी चीज को जांच सकते हैं, परख सकते हैं या अपना अध्ययन पूर्ण कर सकते हैं। तो तीसरा ही सब यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन के विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
और इनमें से किसी एक विधि के महत्व, उसके गुण एवं दोष का वर्णन करें। इस एक प्रश्न को करने से आपका ये पूरा का पूरा यूनिट तैयार हो गया रहेगा। तो आपको परेशानी नहीं हो और सिनॉप्सिस बनाकर आप अपने आंसर को लिख सकें, इसके लिए आपके व्हाट्सएप महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने मॉडल आंसर का PDF डाला है, उसमें सेकंड क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। वहाँ काफ़ी डिटेल में ये चीज़ दी गई है। तो अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले अवलोकन विधि को देखेंगे, फिर साक्षात्कार विधि को देखेंगे और जीवन इतिहास विधि को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।